C++ एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे वेबसाइट्स के बैकएंड डेटाबेस में यूज़ होता है। और C++ हमारे जो भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे विंडोज़ हो गया है या फिर उबुंटू हो गया है, ये सब बनाने में भी यूज़ हुआ है। तो C++ का इम्पोर्टेंस समझते हुए हम ये C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी सेशन लाए हैं आपके लिए। अभी क्विकली हम एजेंडा देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक क्विक इंट्रोडक्शन C++ के साथ। उसके बाद हम जानेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो भी है C++ में उनके साथ काम करेंगे। फिर हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे if else, for लूप और while लूप के साथ काम करेंगे हम। उसके बाद हम समझेंगे अरेज क्या है C++ में। फिर हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे फंक्शंस क्या है और फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं C++ में। एंड फाइनली हम कुछ फाइल ऑपरेशंस देखेंगे C++ में। तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे समझते हुए C++ एग्जैक्टली है क्या। तो C++ एक कंपाइल टाइप लैंग्वेज है। तो कंपाइल टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है? तो जब भी आप कोड लिखते हो, उस कोड को कंपाइल करने की जरूरत है। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोड लिखते हैं ऐसे लैंग्वेज में जो कि मशीन को समझ में नहीं आता है। तो अभी उस कोड को अगर मशीन को समझ में आना है तो उसको मशीन जो लैंग्वेज समझता है उस भाषा में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो कंपाइलर जो है, जो भी हम कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करके मशीन को फीड करता है और इस जो आउटपुट हम देते हैं वो मशीन समझता है और फिर हमें रिजल्ट देता है। और कंपाइलर नॉर्मली जो है, जो भी हम कोड लिखते हैं उसमें जो भी एरर्स है वो भी एरर्स हमें बता देगा। तो मान लीजिए हमने कुछ 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं। उस 100 लाइन्स ऑफ कोड में मान लीजिए लाइन नंबर 25 पे शायद से हमने कोई सेमीकोलन नहीं दिया है, या फिर हमने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए दे दिया, या ऐसा कुछ हमने गलत किया हो, तो ये सब एरर्स जो है ये कंपाइलर थ्रो कर देगा। और C++ एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप C++ को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। तो आपके पास विंडोज सिस्टम है तो आप C++ विंडोज पे चला सकते हो। अगर आपके पास लाइनक्स है तो C++ आप लाइनक्स पे चला सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास मैक है तो C++ आप iOS पे चला सकते हो। तो C++ एक टोटली मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। So this is the best part of C++। और C++ के साथ आप जो भी एग्जीक्यूशन करते हो वो बहुत फास्ट है। जब आप C++ को पाइथन और जावा के साथ कंपेयर करते हो तो जो भी एग्जीक्यूशन होता है कोड का, वो सब कोड का एग्जीक्यूशन C++ के साथ आप बहुत जल्दी कर सकते हो। और another important part of C++ is ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो ये समझने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप अगर अपने अगल बगल देखो तो आपको क्या दिखेंगे? आपको जो है ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपके सामने एक फोन है तो वो फोन क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एक बुक है, वो बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम लिविंग थिंग्स ले, मान लीजिए एक डॉग है, वो डॉग एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और C++ यहाँ पे हमारी मदद करता है। और C++ जो है पॉइंटर्स का एक्सेस भी देता है हमें। तो पॉइंटर्स के साथ जो है, जब भी हमें मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना हो तो हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। और C++ केस इनसेंसिटिव है। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। और C++ जो है बहुत ज्यादा गेमिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो अगर आपने फीफा खेला है तो फीफा जो है C++ यूज करता है एट द बैकग्राउंड। तो जो भी मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है वहां पे, तो जो आप देख रहे हो मतलब इतने सारे प्लेयर्स एक साथ चल रहे हैं। एक जो है कोई बॉल को पास कर रहा है, दूसरा प्लेयर उसको टैकल कर रहा है, वहां पे जो है गोलकीपर रेडी है गोल सेव करने के लिए। तो इतने सारी चीजें जो साइमल्टेनियसली हो रहा है, जो मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ हो रहा है, वो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। और ये मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल है क्योंकि C++ अलाउ करता है उसको। और जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज द फर्स्ट चॉइस इन प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस बिकॉज ऑफ स्पीड एंड इजियर लेस कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स।
तो अगर आप C++ को पाइथन या फिर जावा से कंपेयर करो तो C++ का जो एग्जीक्यूशन है वो काफी फास्ट रहता है। और C++ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। तो C++ जो है उबुंटू के डेवलपमेंट में और विंडोज के डेवलपमेंट में यूज किया गया है। सिमिलरली C++ वेब ब्राउजर डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है। तो C++ के साथ मोजिला क्रोम बना है, फायरफॉक्स बना है, तो ये सब जो है चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम फाइनली देखेंगे C++ का सिंटैक्स। तो ऐसा जो है एक C++ का प्रोग्राम दिखता है और ये सब वेरियस कंपोनेंट्स हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये नेम स्पेस क्या है, तो इसका मैं काफी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है और वहां पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राज। तो अभी ये भी हो सकता है कि क्लास में बहुत सारे राज है, मान लीजिए कुछ 5 स्टूडेंट है जिनका नाम राज है। तो अभी आप इन सभी 5 स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, राइट? तो आपको शायद से उनका रोल नंबर चाहिए या फिर उनका सरनेम चाहिए या फिर वो कहाँ पे रहते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। आप डायरेक्टली बस बोल दो कि ये सब स्टूडेंट इनका नाम राज है, तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा कौन सा राज कौन है। तो शायद से पहले बंदे का नाम राज सक्सेना हो सकता है, दूसरे बंदे का नाम राज मल्होत्रा हो सकता है, तीसरे बंदे का नाम राज सिंह हो सकता है। तो अगर हम सरनेम यूज करें तो यहाँ पे सरनेम जो है आपका ये नेम स्पेस हो जाएगा। तो ये नेम स्पेस डिफाइन कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो अलग कैसा है। और हर एक प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम ये नेम स्पेस यूज करते हैं और हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पे std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, तो हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक कोड लाइन, जो मेन कोड लाइन होता है, उसके बाद हम ये सेमीकोलन देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद सेमीकोलन लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड io स्ट्रीम। तो हमें ये io स्ट्रीम जो है ये लाइब्रेरी है। तो C++ के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, और अगर हमें उन सभी इनबिल्ट फंक्शंस के साथ काम करना है तो हमें ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे io स्ट्रीम जो है इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो मान लीजिए मुझे कुछ इनपुट अगर यूजर से लेना हो या फिर मुझे कुछ आउटपुट यूजर को दिखाना हो तो उसके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, और अगर मुझे उन फंक्शंस के साथ काम करना है तो मुझे ये io स्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये फंक्शन है cout। तो अगर मुझे cout के साथ काम करना है तो मुझे ये io स्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना मैं ये cout यूज नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड io स्ट्रीम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, वो मेन के अंदर होगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे एंड होता है। और फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हम फंक्शन के बारे में आगे जाते हुए और समझेंगे। मैं यहाँ पे बस आपको फंक्शन के बारे में ब्रीफ दे रहा हूँ। तो फंक्शन का सबसे पहले नाम होता है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है मेन, और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, मतलब फंक्शन को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। तो यहाँ पे इंट है इंटीजर, तो आप कुछ इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करोगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आप बॉडी लिखोगे, बॉडी क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो इसके थ्रू जो है आप कुछ डिस्प्ले कर रहे हो कंसोल पे, और फिर जैसे ही बॉडी हो गया आप लिखोगे रिटर्न 0। यहाँ पे रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है, और 0 क्या है, इंटीजर है। जब मैं रिटर्न 0 लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूजिंग लग सकता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है C++ प्रोग्राम के। तो मैं अभी जाके हमारा जो है पहला C++ प्रोग्राम लिखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। फिर उसके बाद मुझे io स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड, मुझे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स देने पड़ेंगे, और इसके अंदर मैं लाइब्रेरी का नाम दूंगा जो कि है io स्ट्रीम। फिर इसके बाद मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हो गया मेन, और इसके बाद मुझे पेरेंथेसिस देना है। तो ये आप जो देख रहे हैं इसको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। फिर इसके अंदर
हम जो है बॉडी लिखेंगे। तो मान लीजिए मुझे कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं बस लिखूंगा दिस इज स्पार्टा। तो ये जो है मैंने डिस्प्ले कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे बस रिटर्न 0 लिखना है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। तो ये जो है मेरा बेसिक प्रोग्राम तैयार हो गया है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कंपाइल एंड रन है उसको सेलेक्ट करिए। तो सबसे पहले मुझे इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट न्यू और सेव कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद जो है हमें रिजल्ट देगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमने हमारा जो है पहला C++ प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं दिस इज स्पार्टा। तो अभी हम समझते हैं कमेंट्स क्या है। तो कमेंट्स आर लाइंस इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर व्हाइल कंपाइलेशन। तो जब भी हम बहुत ज्यादा कोड लिखते हैं, अगर आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो है मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड रहता है, और अगर उस मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड को अच्छे से समझना है तो आपको कुछ डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप कोड के अंदर ही जो है डिस्क्रिप्शन डालोगे तो जब कंपाइलर जो है उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि ये जो है डिस्क्रिप्शन है और ये कोड है। तो इसीलिए हमारे पास जो है C++ में कमेंट्स रहता है। तो कमेंट्स को जो है कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो जब भी आप जो है कुछ स्टार्ट करते हो 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये जो है एक कमेंट है और ये यूजर के इन्फ्रेंस के लिए है, ये कोड नहीं है, ये बस एक कमेंट है जो कि यूजर को हेल्प कर रहा है कोड को समझने में। तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बाद हमें जो भी बॉडी लिखना वो लिखेंगे, फिर से हम स्टार और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं फिर से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक कमेंट लिखना हो, तो यहाँ पे मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगा दिस इज द मेन फंक्शन। फिर इसी तरह यहाँ पे मुझे मान लीजिए कोई कमेंट इंक्लूड करना हो, तो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश इंक्लूड करूंगा। यहाँ पे आई एम लोडिंग दी IO स्ट्रीम लाइब्रेरी। फिर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन, तो हमें यही रिजल्ट आता है। अभी मैं कुछ अलग करूंगा। मान लीजिए मैं ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश है उनको हटा देता हूँ यहाँ से। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश जो है मैंने हटा दिए। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा इनको, राइट। तो अभी जो है ये एरर दिख रहा है आपको, I does not name a type, T has not been declared, T in the namespace। जो आप देख रहे हो इतने सारे एरर है। ये सब एरर है क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है ये सब है क्या, राइट। ये कोड तो है नहीं, ये कुछ कीवर्ड्स तो है नहीं, तो ये हमने फालतू में क्यों डाल दिया है। ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए हमें इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तभी जो है ये कंपाइलर समझेगा कि ये एक्चुअली ये कमेंट्स है। तो ये एग्जांपल है भाई, यहाँ पे हमने जो है एक मल्टी लाइन कमेंट दिया है, यहाँ पे जो है ये सब सिंगल लाइन कमेंट्स है। फिर अभी समझेंगे वेरिएबल्स क्या है। तो जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हो तो आप जो है बहुत ज्यादा डेटा के साथ डील करते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, आप डेटा के साथ ही तो काम कर रहे हो। मान लीजिए कोई सिंपल ऑपरेशन ले लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, ये सब सिंपल ऑपरेशंस है। बट इन सिंपल ऑपरेशंस में आपका एजेंडा क्या है, आप डेटा को ऐड कर रहे हो ना। अगर मान लीजिए 5 + 5 कर रहे हो तो 5 क्या है, डेटा है। आपने मान लीजिए 10 × 100 कर दिया, 10 × 100 क्या है, 10 क्या है, डेटा है, 100 क्या है, डेटा है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हो आपको डेटा के साथ डील करना ही पड़ेगा। पर आपके पास जब बहुत ही ज्यादा डेटा होता है तब आपको उस डेटा को कहीं पे स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे पास वेरिएबल्स आ जाता है। तो आप क्या करते हो, मान लीजिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ 3 स्टूडेंट है, मान लीजिए उनका नाम है मुकेश, सुरेश और रमेश। तो अगर मुझे ये सब नाम स्टोर करने हैं तो मान लीजिए 3 वेरिएबल
पहले डिक्लेयर करूंगा। पहला हो जाएगा स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 के अंदर मैं जो है मुकेश स्टोर करूंगा। स्टूडेंट 2 के अंदर मैं सुरेश को स्टोर करूंगा और स्टूडेंट 3 के अंदर मैं शायद से कमलेश को स्टोर करूंगा। तो ऐसे जो है जब भी आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है और उस डेटा के साथ आप बाद में काम करना चाहते हो तो आप उन वैल्यूज को लोगे और उनको वेरिएबल्स में आप स्टोर करोगे। तो यहाँ पे हम ये सिंटेक्स देखते हैं वेरिएबल का। तो सबसे पहले आपको एक डेटा टाइप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आप लिखते हो यहाँ पे डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप क्या है? या तो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर सेमीकोलन से एंड कर दोगे। उसके बाद आप वेरिएबल को असाइन करोगे। तो असाइनमेंट का मतलब है आप कोई वैल्यू दे रहे हो इस वेरिएबल को। मान लीजिए मुझे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने हैं, तो अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा num1 और num1 के अंदर मैं 10 स्टोर करूंगा। सिमिलरली मुझे वेरिएबल स्टोर करना है 30, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा num2 के अंदर जो है मैं 30 को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इस इंटीजर टाइप वेरिएबल में मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। तो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल का मतलब है डेसिमल वैल्यूज। तो आप फ्लोटिंग टाइप में जो डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो 10 को मैंने a में स्टोर कर दिया है, 20 को मैंने b में स्टोर कर दिया है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये कर दिया। फिर मैं a प्लस b प्रिंट आउट कर रहा हूँ। तो सी आउट a प्लस b जो है मुझे रिजल्ट देगा 30। तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ इस चीज का। तो इसके अंदर जो भी है मैं डिलीट कर दूंगा। मेन फंक्शन के अंदर ये कमेंट भी जो है मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये रेड लाइन को हटा देता हूँ। राइट, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार है। इसके बाद जो है मैं कुछ वेरिएबल्स आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा int a is equal to 10। तो यहाँ पे 10 को जो है मैं वेरिएबल a में स्टोर कर रहा हूँ विद द इक्वल टू ऑपरेटर, और ये इंटीजर टाइप है। और मुझे अगर इसको डिस्प्ले करना है तो मैं सी आउट लिखूंगा, फिर दो ये जो है लेस देन साइन है। तो ये आपको बेसिकली आप इससे जो है आप कंपाइलर को बता रहे हो कि आप वैल्यू जो है बाहर डिस्प्ले कर रहे हो। फिर इसके बाद आप बस a लिख दोगे, फिर आप एग्जीक्यूट करोगे इस चीज को। कंपाइल एंड रन। आपने जो है जो भी वैल्यू a के अंदर स्टोर था उसको डिस्प्ले कर दिया है। राइट, 10 a में था तो आपने 10 डिस्प्ले कर दिया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मान लीजिए मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू के बदले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा char a is equal to, अभी इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा z। अभी मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो अभी जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट चेंज हो गया। इनिशियली a में 10 स्टोर था इसीलिए रिजल्ट 10 था। अभी a में जो है z स्टोर्ड है इसीलिए z प्रिंट हो रहा है। ये हमारा कैरेक्टर टाइप हो गया है। अभी इसी तरह मान लीजिए मुझे शायद से कुछ चेंज करना हो, मुझे अभी एक बुलियन वैल्यू स्टोर करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा bool a is equal to, यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर दूंगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो बुलियन वैल्यूज के बारे में हम बाद में समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए बुलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स होता है, और ट्रू जो है 1 से रिप्रेजेंट होता है और फॉल्स जो है 0 से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद अभी हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे। तो अभी हमने एक्चुअली सी आउट के साथ तो काम कर लिया है। तो सी आउट जो है हमारा आउटपुट स्ट्रीम है, इसको हमने समझ लिया है। तो सी आउट इज आवर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो इसी तरह अगर हमें यूजर से कोई इनपुट लेना हो तो हमें सी इन यूज करना है। तो सी इन के साथ जो है हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो बस ये हमारे दो जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, सी इन और सी आउट। और अगर हमें सी इन और सी आउट के साथ काम करना है तो हमें iostream लाइब्रेरी इंक्लूड करना होगा बाय यूजिंग #include iostream। और यहाँ पे हमारे पास एक डेमो है। तो हम यूजर से जो है दो इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे एंटर अ नंबर, और यूजर एक नंबर जो है लिखेगा, उस नंबर को हम a में स्टोर करेंगे सी इन के साथ। फिर हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे एंटर अ नंबर। फिर अभी जो है यूजर नंबर देगा उसको मैं b में स्टोर करूंगा। तो हमने दो नंबर ले लिए, पहले नंबर को a में स्टोर कर दिया, दूसरे नंबर को b में स्टोर कर दिया। अभी मुझे बस इन दोनों का एडिशन ऑपरेशन दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b।
तो अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम तो है ही, मुझे सबसे पहले दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट a कमा b। ऐसे मैंने जो है दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अभी मैं डिस्प्ले करूंगा टू द यूजर एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, और मैं यूजर से इनपुट लूंगा बाय यूजिंग cn। यहाँ पे मैं दो जो है ग्रेटर देन सिंबल्स दूंगा और जो वैल्यू यूजर देगा उसको मैं a में स्टोर कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं डिस्प्ले करूंगा एंटर द सेकेंड नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर दी सेकेंड नंबर, और जो यूजर नंबर देगा उसको मैं cn यूज करके b में स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से जो है मेरे पास दो वेरिएबल हो गए a और b। मुझे बस अभी रिजल्ट दिखाना पड़ेगा a प्लस b का। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखूंगा सम ऑफ a एंड b s, और यहाँ पे मैं एक्चुअली हर एक के बाद न्यू लाइन दे देता हूँ, यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे भी जो है मैं न्यू लाइन दे दूंगा सम ऑफ a एंड b s। यहाँ पे मैं बस a प्लस b लिख देता हूँ, और फाइनली मुझे इसके बाद बस एक रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ, और ये हो गया है कंपाइल एंड रन। एंटर द फर्स्ट नंबर, और मेरा फर्स्ट नंबर होगा 10। एंटर द सेकेंड नंबर होगा 40, और सम ऑफ a एंड b s 50। तो इस तरह से हमने यूजर से इनपुट लिया है और यूजर को आउटपुट भी दिखा दिया है। तो अभी हम C++ में जो भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है उन सभी को देखते हैं। तो डेटा टाइप जो C++ में है उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरे हो गए डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो हमारे प्रिमिटिव में बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वॉइड आ जाएंगे। तो बुलियन ऐसे डेटा टाइप है जिसमें हम बस ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो बुलियन मतलब यस और नो। उसके बाद हमारे पास जो है कैरेक्टर डेटा टाइप आता है। तो कैरेक्टर क्या है, हमारे जो अल्फाबेट्स हो गए या फिर अल्फा न्यूमेरिक हो गए जिनको हम सिंगल कोट्स में स्टोर करेंगे, ऐसे ए से लेकर जेड तक। और अगर नंबर्स भी जो है, अगर आप नंबर्स को सिंगल कोट्स में स्टोर करोगे तो वो कैरेक्टर हो जाएंगे। या फिर आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, मान लीजिए आपके पास परसेंटेज सिंबल है, हैश सिंबल है, ग्रेड सिंबल है। इन सभी सिंबल्स को अगर आप फिर से सिंगल कोट्स में स्टोर करोगे वो भी जो है कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इंटीजर है। इंटीजर्स आपको जैसे जो भी नॉर्मल इंटीजर नंबर्स हो गए, जैसे मान लीजिए -27, 314, 1000, 10, ये सब जो है इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद फ्लोटिंग का मतलब बस जो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज है उनको हम फ्लोट बोलते हैं। 3.14, -87.23, ये सब जो है फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास डबल वैल्यू आता है। डबल जो है आप बस फ्लोटिंग का डबल समझ सकते हो। जैसे अगर आप फ्लोटिंग में जो है, अगर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा का अगर साइज मान लीजिए x है तो डबल का जो है साइज 2x हो जाएगा। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का प्रिसिशन x है तो डबल डेटा टाइप का प्रिसिशन 2x हो जाएगा। तो बस इतना मान के चलिए कि डबल जो है फ्लोटिंग पॉइंट का डबल होता है विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड प्रिसिशन। उसके बाद हमारे पास वॉइड है। वॉइड का मतलब नल, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। उसके बाद हमारे पास डिराइव्ड है। डिराइव्ड में हमारे पास एक मेन है जिसको हम एरे बोलेंगे। तो एरे जो है हमारे जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उनसे हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, अगर हमें सिंगल वैल्यू के बदले मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, मान लीजिए मुझे एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है, या फिर मुझे सीक्वेंस ऑफ इंटीजर स्टोर करना है, या फिर मुझे सीक्वेंस ऑफ डबल वैल्यू स्टोर करना है, तब जो है मैं एरे को यूज करूंगा। तो एरे में जो है आप एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप यूज कर सकते हो और मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक एरे में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी है इसमें आप एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एरे में आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। बट ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट्स आप स्टोर कर रहे हो उन सबका डेटा टाइप जो है सेम है। फिर हमारे पास मॉडिफायर्स आ गए। तो मॉडिफायर से हम जो बेस टाइप है किसी भी डेटा का वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स है, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा टाइप्स है हमारे इंटीजर वाले या फिर न्यूमेरिक वाले वो साइंड होता है।
साइंड का मतलब यह है जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, जैसे मान लीजिए 10 हो गया है या फिर -10 हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जो -10 है वो जो है साइन है इसका, राइट। तो वो साइंड जो है ऐसा वैल्यू स्टोर होगा। बट आपको अगर नंबर बिना साइन के स्टोर करना है तो आप जो है ये स्पेसिफाई करोगे अनसाइंड। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट हो गया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट बेसिकली जो है आप किसी का कोई भी डेटा टाइप हो, उस डेटा टाइप का साइज आप छोटा या फिर बड़ा करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम सभी का जो है साइज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ शॉर्ट, साइज ऑफ इंट, ये सब। तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा टाइप्स के साथ आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो हमारा डेव C++ हो गया। यहाँ पे मैं हमारा ये प्रोटोटाइप जो है वो सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना होगा #include iostream। इसके बाद फिर मुझे जो है नेम स्पेस जो है यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी हो चुका है। इसके बाद मुझे मेरा मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा int main और यहाँ पे मैं return 0 भी लिख देता हूँ। तो ये सब जो है तैयार हो गया है। अभी मुझे कुछ डेटा टाइप्स के साथ वर्क करना है। तो हम इंटीजर को ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी मैं आपको एक बुलियन वैल्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा bool a = true और ये यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए और यहाँ पे मैं अभी इसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैं cout a करके दिखाता हूँ आपको। फिर एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है। यहाँ पे इसको सेव करना पड़ेगा। मैं इसको test1 लिखता हूँ। बस वेट करते हैं अभी रिजल्ट का। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है 1 आया है। ये आप पहले भी देख चुके हो। जैसे अगर ट्रू वैल्यू हो वो आपको 1 दिखाता है, अगर फॉल्स वैल्यू हो वो आपको जो है 0 दिखाता है। तो ये हमारा बुलियन हो गया है। इसके बाद हम एक जो है फ्लोटिंग पॉइंट देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट a और यहाँ पे मैं 3.14 स्टोर करता हूँ। फिर अभी cout a हो जाएगा, कंपाइल एंड रन, राइट। ऐसे हमने जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया है। फिर अभी ये कैरेक्टर वैल्यू भी देखते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं char a और इसके अंदर मान लीजिए मैं स्टोर करूंगा k। फिर अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारा रिजल्ट हो चुका है। तो ये सब डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए। ये एक्चुअली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। जो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है एरे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। तो अभी ये जो हमारा एग्जाम्पल था मैं बस इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और हम देखते हैं इन सभी चीज़ों का डिफरेंट साइज क्या है। मैं अभी इस प्रोग्राम को पूरा यहाँ से हटा देता हूँ। तो बस मैं एक बार इसको कॉपी करके डिलीट कर दूंगा यहाँ से और अभी इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। राइट, साइज ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो साइज ऑफ char है 1 बाइट, साइज ऑफ शॉर्ट 2 बाइट्स, साइज ऑफ इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग का है 4 बाइट्स, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग हो गया है 8 बाइट्स, राइट। तो 2 लॉन्ग हो गए उसका 8 बाइट्स है। फिर फ्लोट है फिर से 4 बाइट्स, डबल का 8 बाइट्स, लॉन्ग ऑफ डबल 16 बाइट्स और बुलियन का वैल्यू हो गया है 1 बाइट। तो ये सब जो है डिफरेंट साइज हो गए। तो अभी हम ऑपरेटर समझते हैं। तो C++ जो है 5 तरह के ऑपरेटर सपोर्ट करता है। उसमें सबसे पहले जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर फिर से 2 कैटेगरी के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर के साथ जो है आप एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक ऑपरेंड है या फिर एक सिंगल वेरिएबल है जो कि मान लेते हैं z है। तो उसमें z के साथ आप कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहते हो, राइट। तो उस इंडिविजुअल कैरेक्टर या फिर उस इंडिविजुअल ऑपरेंड को आप कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो तब आप ये यूनरी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। तो यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस हो गए। तो यहाँ पे हमारे यूनरी ऑपरेटर्स में एक प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करके रहता है। ये हम समझेंगे क्या होता है। तभी के लिए फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि प्री इंक्रीमेंट में जो है हम वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर उसको प्रिंट करते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम वैल्यू को पहले प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करने के बाद फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये हो गए यूनरी ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी ऑपरेटर्स फिर से जैसे नाम में लिखा है इसको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत है। तो मान लीजिए ये प्लस है तो इस प्लस सिंबल को जो है 2 ऑपरेंड्स के बीच में लिखा होगा, जैसे a + b, a - b, a* b एंड सो ऑन।
फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, तो ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो इससे हम अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहता है, वो हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है और मुझे पता करना है उन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब उन दोनों वेरिएबल में अगर या तो वो इक्वल है या फिर उसमें से कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, अगर ये सब चीजें मुझे जाननी हो तब मैं जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करूंगा। फिर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और होते हैं। तो एंड ऑपरेटर हमें जो है ट्रू वैल्यू तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड्स का रिजल्ट ट्रू होता है, और ऑपरेटर हमें ट्रू तब देगा जब किसी भी ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। फिर हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स है, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स के साथ हम जो बिट लेवल मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करना हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू हो गया है, तो नॉर्मली हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट वेरिएशंस है, जब हम वैल्यू असाइन करते समय ही उस वैल्यू को या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस है यहाँ पे। तो ये सब जो डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम दो नंबर ले रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर उसको हम ए में स्टोर करेंगे, एंटर सेकंड नंबर उसको हम बी में स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे जो है प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्लस प्लस ए। तो जो भी ए में वैल्यू स्टोर्ड है वो पहले जो है इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट होगा। तो मान लीजिए मैंने ए में जो है 5 स्टोर किया है, तो वो प्लस प्लस 5 का मतलब जो है 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पे प्रिंट होगा। बट यहाँ पे आप जो देख रहे हो बी है, बी प्लस प्लस, अगर मैं बी में 10 स्टोर करूंगा तो पहले 10 प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद बी का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 बनेगा। तो ऐसे जो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करता है। फिर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है ए प्लस बी। तो यहाँ पे बस मान लीजिए ए में अगर 10 है, बी में 20 है, तो अगर आप ए प्लस बी करोगे आपको 30 मिल जाएगा। फिर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर आप मान लीजिए अगर आप इफ एल्स के साथ काम कर रहे हो तो इफ एल्स का जो है ये सिंपल वर्जन है। तो यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर रहे हो और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जो भी ये क्वेश्चन मार्क जो है एग्जैक्ट राइट में है वो वाला वैल्यू प्रिंट होगा। अगर वही ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कोलन के बाद जो वैल्यू है वो वाला प्रिंट होगा। तो ऐसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो ए प्रिंट होगा, और अगर ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हुआ तो मैं जो है बी प्रिंट करूंगा। ये टर्नरी ऑपरेटर है। फिर मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। अगर ए में एक वैल्यू है, बी में एक वैल्यू है, मैं बस चेक कर रहा हूँ अगर ए जो है बी से छोटा है। फिर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया है, आपका एंड ऑपरेटर ट्रू तभी देगा जब आपके पास दो ट्रू हो, जब आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो, तो इसलिए ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे और ऑपरेटर, तो ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड ट्रू है। जब आप और ऑपरेटर के साथ काम करते हो तो दोनों ऑपरेंड्स में से बस कोई भी ऑपरेटर ट्रू हो तब आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। एंड देन फाइनली जो है यहाँ पे हम जो है वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे c प्लस इज इक्वल टू ए, तो इसको आप c इज इक्वल टू c प्लस ए समझ सकते हो। तो मान लीजिए c में एक वैल्यू है 10 और a में एक वैल्यू है 5, तो आप क्या कर रहे हो c प्लस ए, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और इस 15 को आप वापस जो है c में स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आप इंक्रीमेंट करके फिर से उसको c में स्टोर कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स है और हम इन सभी एग्जांपल्स के साथ अभी काम करते हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से पहले हटा देता हूँ। अभी मुझे कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लूंगा, इंट a कमा b। ये मेरे दो वेरिएबल तैयार हो गए। अभी इसके बाद जो है मुझे दोनों वेरिएबल में वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू ऑफ a, और यहाँ पे मैं एक कोलन डाल देता हूँ और इस वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा a में। इसी तरह इसके बाद मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू ऑफ b, और इसको मैं स्टोर करूंगा b में।
ऐसे जो है मैंने दो वैल्यू स्टोर कर दिए। दो वैल्यू स्टोर करने के बाद जो है मुझे अभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे a प्लस प्लस दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं सी आउट दिखाता हूँ और एक्चुअली प्लस प्लस a करते हैं, तो प्लस प्लस a। फिर यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कर दूंगा और इसके बाद मैं लिखूंगा सी आउट ऑफ b प्लस प्लस। तो मैं a में जो भी वैल्यू है उसको प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और b में जो भी वैल्यू है उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। एंटर वैल्यू ऑफ a में मैंने 10 स्टोर किया है। एंटर वैल्यू ऑफ b में मैंने 15 स्टोर किया है। जैसे आप देख रहे हो a को मैंने प्री इंक्रीमेंट किया है, तो 10 प्लस 1 11 हो चुका है, 11 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। फिर b को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब b जो है पहले जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा या फिर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद जो है b का वैल्यू अपडेट होगा। तो अभी मैं फिर से जो है b को प्रिंट करके दिखाता हूँ। सी आउट, यहाँ पे मैं न्यू लाइन, यहाँ पे सेमीकोलन, अभी सी आउट ऑफ b करते हैं और अभी देखते हैं b का रिजल्ट क्या है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एंटर वैल्यू ऑफ a 10 लिखूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ b 15, राइट। तो यहाँ पे मैंने a को डायरेक्टली प्री इंक्रीमेंट कर दिया है 11, b को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट किया इसलिए पहले जो है b का वैल्यू जैसा था वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हो गए। फिर अभी हम बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो हमने a और b के वैल्यूज तो ले लिए हैं, अभी हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं a प्लस b प्रिंट करूंगा, जो हमें मान लीजिए जो भी वैल्यूज है उसका एडिशन देगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे a माइनस b करूंगा, फिर मान लीजिए मुझे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे मैं a इंटू b करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्टार सिंबल देना पड़ेगा। ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया है, फिर आपको अगर आपको डिवाइड करना हो तो यहाँ पे आप a डिवाइडेड बाई b लिखोगे। तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। यहाँ पे मैं बस एक न्यू लाइन हर एक के बाद ऐड कर देता हूँ। सी आउट ऑफ न्यू लाइन, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी जाके एग्जीक्यूट करते हैं इसको। राइट, a में जो है मैंने 10 स्टोर किया है और b में जो है मैंने 20 स्टोर किया है। a प्लस b 30 हो गया है, a माइनस b माइनस 10, a इंटू b 10 इंटू 20 जो है 200 हो गया है। 10 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है क्योंकि ये दोनों जो है इंटीजर वैल्यूज है। तो जब आप 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0.5। तो 0.5 एक्चुअली फ्लोटिंग है, तो जो भी पॉइंट के बाद में है उसको आप हटा दो तो आपको डेसिमल वैल्यू के लेफ्ट साइड में क्या है, 0। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे 0 मिला है। तो ये हमारे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मुझे 2 बुलियन वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बूल ऑफ a और बूल ऑफ b लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और a में मान लीजिए मैं ट्रू स्टोर करता हूँ यहाँ पे, और b में मान लीजिए मैं फॉल्स स्टोर करता हूँ। तो a और b यहाँ पे तैयार हो गए। अभी हम एक्चुअली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स, दिस इज एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। और a में हमारे पास ट्रू है, b में फॉल्स है। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ a एंड b का रिजल्ट क्या है। तो a एंड b मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ पे हमें 1 मिलता है a एंड b का। a में जो है हमने ट्रू स्टोर किया है और b में हमने फॉल्स स्टोर किया है। यहाँ पे एक्चुअली हम इसको जो है ब्रैकेट्स में डाल देंगे, तब इसका रिजल्ट देखते हैं हम। इसको अभी प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो है पूरा एक जो है रिलेशन है और उसको टेस्ट कर रहे हैं हम, वरना यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट। कंपाइलर को आपको सही से यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो एक लॉजिकल एरर किया है
तो आपको अगर कंपाइलर को सही रिजल्ट देना है तो आप जो है जो भी बेसिक चीजें उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने जो है ए एंड बी को ब्रैकेट्स में डाल दिया है, और क्योंकि ए ट्रू है बी फॉल्स है इसलिए हमें फॉल्स मिला है। अभी मैं ए एंड ए चेक करके देखता हूं। अभी इसको रन करते हैं, इसको अभी फिर से जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे, कंपाइल एंड रन। राइट, अभी हमें 1 मिला है यहाँ पे, क्योंकि ट्रू और ट्रू हमें ट्रू ही देगा। और अभी हम और ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। अभी हम ए और ए चेक करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ए और ए इज 1 बिकॉज ट्रू और ट्रू इज ऑब्वियसली ट्रू। अभी मैं ए और बी चेक करके देखूंगा, यहाँ पे ए और बी लिख देता हूं मैं। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ए और बी, इससे भी जो है मुझे 1 मिलता है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट को जो है चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर से जो है मैं 2 इंटीजर वैल्यू लेता हूँ। अभी मैं ए में जो है 10 को स्टोर कर दूंगा, इसके बाद मैं बी में जो है 20 को स्टोर कर दूंगा। ये मेरे 2 वैल्यूज हो गए। अभी मुझे कुछ चेक करना है रिलेशन इन दोनों के बीच में। अभी मैं चेक कर रहा हूँ इफ ए इज लेस देन बी। तो एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है फिर से, क्योंकि इसको जो है हमें ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो a इज लेस देन b हमें 1 मिलता है बिकॉज 10 इज लेस देन 20 विच इज ट्रू। अभी हम a इज ग्रेटर देन b देखते हैं। आई एम चेकिंग इफ a इज ग्रेटर देन b, हमें 0 मिलता है बिकॉज 10 इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन 20। अभी मुझे देखना है इफ a इज इक्वल टू b। मुझे ये चेक करना है अगर a और b में जो भी वैल्यूज है वो दोनों सेम है। वैसे मुझे फॉल्स मिलता है क्योंकि a और b में जो है 2 अलग वैल्यू स्टोर्ड है। अगर मुझे ये चेक करना है कि अगर दोनों अलग है क्या, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सिंबल देना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे 1 मिलता है जिसका मतलब है ट्रू बिकॉज 10 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 20। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। तो अभी मुझे टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे फिर से जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, इसके अंदर और एक ब्रैकेट। यहाँ पे मैं कंडीशन देख रहा हूँ। कंडीशन है इफ b इज ग्रेटर देन a। अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा a, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा कोलन और b। एक्चुअली मुझे यहाँ पे b देना पड़ेगा और यहाँ पे a देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ b इज ग्रेटर देन a। अगर ये ट्रू हुआ तो इमीडिएटली जो क्वेश्चन मार्क के जो है राइट साइड में है वो प्रिंट होगा। अगर वही फॉल्स है तो कोलन के राइट साइड में जो है वो प्रिंट होगा। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमें जो है 20 मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली 20 इज ग्रेटर देन 10, और मतलब ये जो है कंडीशन ट्रू हो गया है, इसलिए हम जो है b का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हो गए। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे। तो स्ट्रिंग्स को आप एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स समझ सकते हो। तो अभी तक हमने जो है सिंगल कैरेक्टर्स के साथ डील किया है। जैसे a को जो है हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, या फिर किसी और अल्फाबेट को जो है हमने किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। बट अगर हमें कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ काम करना हो, मान लीजिए हमारे पास ऐसे जो है 2 वर्ड है, ग्रेट हो गया है, लर्निंग हो गया है। ये क्या है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसे अगर हमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ काम करना है तो हमें स्ट्रिंग्स के साथ काम करना पड़ेगा, और हम बहुत सारे जो है मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इन स्ट्रिंग्स के साथ बाय यूजिंग द सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी। तो हमें सबसे पहले सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी को जो है हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद ये अब जो है कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमारे पास जो है 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग हो गया है हेलो, दूसरा स्ट्रिंग हो गया है वर्ल्ड। अभी हमें जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको अगर हमें फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी करना हो, इसको जब आप कॉपी का मतलब आप रिप्लेस भी समझ सकते हो। मान लीजिए str1 str2 2 स्ट्रिंग है ऐसे, और जो भी वैल्यू str2 है उसको मुझे कॉपी करके str1 में डालना है। तो यहाँ पे आप strcpy फंक्शन यूज कर सकते हो जो कि सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप जो है उन दोनों स्ट्रिंग्स को भेज दोगे c1 और c2।
तो जो भी वैल्यू C2 में रहेगा वो जो है C1 में चला जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को कॉपी कर सकते हो। फिर हमारे पास और एक फंक्शन है जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो जब आप str कैट करते हो और यहाँ पे C1 C2 भेज रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है, तुम्हारे लिए C1 में ग्रेड है और C2 में लर्निंग है, और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट मतलब यहाँ पे जो है दो स्ट्रिंग को हम अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रेड का जो एंडिंग है यहाँ पे या फिर टेल है, उसको हम लर्निंग के हेड से जो है अटैच कर रहे हैं या फिर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ऐसे हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना, तो मेरे पास str लेंथ फंक्शन है, और इस str लेंथ फंक्शन के अंदर जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है उसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, वो मुझे स्ट्रिंग का एग्जैक्ट लेंथ बता देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो ऐसे मैं स्ट्रिंग को बना सकता हूँ, या तो मैं एक कैरेक्टर एरे यूज कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहा हूँ, कैर C1 इज इक्वल टू ग्रेड और कैर C2 इज इक्वल टू लर्निंग। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर एरे हो गए। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है मैं कैटेनेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ग्रेड और लर्निंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। तो str कैट C1 C2, तो जो भी वैल्यू C2 में है वो C1 में चला जाएगा। इसका मतलब ये है अभी जो है C1 में लर्निंग स्टोर्ड होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है मैं इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे C1 और C2, तो C1 में ग्रेड है और C2 में लर्निंग है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करूंगा तो फाइनल आपका स्ट्रिंग जो है ग्रेड लर्निंग बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो C1 में ग्रेड है, C2 में लर्निंग है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो C1 में जो वैल्यू है वो लर्निंग से कॉपी हो जाएगा, मतलब ग्रेड जो है रिप्लेस हो जाएगा लर्निंग स्ट्रिंग से। फिर ये str len है जो मुझे स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। तो str len और इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग भेज रहा हूँ ABC, तो ये मुझे एग्जैक्टली इस स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे उन सभी को अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे C स्ट्रिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हो गया है C स्ट्रिंग। फिर इसके बाद मुझे एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इसको मैं C1 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं इसका एक्चुअली कैरेक्टर लिखना है मुझे, यहाँ पे कैरेक्टर C1, और इसके अंदर मान लीजिए मैं स्टोर करता हूँ ग्रेड। फिर इसके बाद मैं दूसरा कैरेक्टर एरे क्रिएट करूंगा कैर C2, और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा लर्निंग। ऐसे मैंने दो कैरेक्टर एरे क्रिएट कर दिए। इसके बाद जो है मुझे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्कैटिनेशन, फिर थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं str, और यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा strcat, और इसके अंदर मुझे जो है C1 और C2 को भेजना पड़ेगा। फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे जो भी C2 में है उसको C1 में कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं बस कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक न्यू लाइन भी ऐड कर दूंगा मैं। फिर यहाँ पे मुझे strcpy फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर फिर से मैं C1 और C2 पास कर दूंगा। और इसके बाद मान लीजिए मुझे जो है अभी फाइंड आउट करना है इसका C1 का लेंथ कितना है। तो अभी मैं लिखूंगा C आउट, और यहाँ पे मुझे यूज करना है str len, और इसके अंदर मैं भेज दूंगा C1। तो ऐसे जो है मैंने ये सब क्रिएट कर दिया है। अभी बस मुझे इसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो मैं कंपाइल एंड रन लिख देता हूँ और रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप ग्रेड और लर्निंग दो है, तो ग्रेड लर्निंग कॉन्कैटिनेट हो गए, ग्रेड लर्निंग बन चुका है। इसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो लर्निंग जो था वो एक्चुअली C2 में था, तो उसको मैंने कॉपी करके C1 में डाल दिया है। तो अभी C1 में भी जो है लर्निंग है, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अब हम जो है लेंथ प्रिंट कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे C1 प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी C1 में लर्निंग है, उसका जो है अभी साइज 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे आप देख रहे हो स्ट्रिंग का लेंथ है 8। तो ये हमारे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए हैं। अभी हम जो है मैथ लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे, तो जो कि हमें कुछ मैथ फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास ये फंक्शन है math.h, और उसके अंदर मैथ लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ये सब डिफरेंट फंक्शंस हो गए, साइन, कॉस, टैन, स्क्वायर रूट, पावर और फ्लोट।
तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए, या फिर मान लीजिए किसी चीज का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, किसी चीज का पावर फाइंड करना हो, किसी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना हो, वो सब जो है मैं इन सभी मेथड्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब एग्जांपल्स है, इनको हम अभी C++ कंपाइलर में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एक इंटीजर लेता हूँ int a इज इक्वल टू 2। बस अभी मुझे जो है इसके कुछ ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी मुझे C स्ट्रिंग के बदले maths.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अभी सबसे पहले मैं देख रहा हूँ साइन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ a। फिर यहाँ पे सी आउट, अभी मान लीजिए मुझे चाहिए कॉस, यहाँ पे मैं न्यू लाइन ऐड कर दूंगा फिर से। और मान लीजिए अभी मुझे कॉस ऑफ ए फाइंड आउट करना है, इसके अंदर मैं ए भेज दूंगा। फिर से जो है यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगा। साइन हो गया है, कॉस हो गया है, फिर मुझे टैन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा टैन ऑफ ए। तो साइन कॉस टैन ये जो है तीनों चीजें होगी। और अभी इसके बाद जो है मुझे मान लीजिए किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो यहाँ पे मैं सी आउट, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे इनके बाद में थोड़ा सा स्पेस भी दे दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं फिर से न्यू लाइन दे दूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए मुझे पता करना है, तो यहाँ पे मैं SQRT लिखूंगा और SQRT के अंदर ए भेज दूंगा। फिर मान लीजिए मुझे किसी चीज का पावर फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे मैं सी आउट पावर लिख देता हूँ। और यहाँ पे फिर से न्यू लाइन, यहाँ पे कोलन और स्पेस और POW यूज करके यहाँ पे मैं 2,3 लिखूंगा। मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 3। अभी एक्सिक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, राइट। तो साइन ऑफ 2 जो है ये है, कॉस ऑफ 2 इज दिस, टैन ऑफ 2 इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज दिस एंड 2 power 3 is 8। तो इसके बाद हम बुलियन ऑपरेटर के साथ जो फिर से काम करेंगे। हमने बस एक बेसिक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने ए में जो है ट्रू स्टोर किया, फिर बी में जो है फॉल्स स्टोर किया, और हम देख रहे थे वो वैल्यूज कैसे दिखेंगे। तो अभी जो है हम एक सिंपल एग्जांपल और एक देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है मशीन इज वर्किंग, और उसके अंदर हमने जो है ट्रू स्टोर किया है। और उसके बाद हम प्रिंट आउट कर रहे हैं सिंस द मशीन इज वर्किंग इट्स वैल्यू इज दिस। तो इसमें क्या है ट्रू, सो यहाँ पे हो जाएगा इट्स वैल्यू इज 1। उसके बाद मैं जो है इसको इस बुलियन वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। इनिशियली ये ट्रू था, उसके बाद मैं इसको फॉल्स बना रहा हूँ। तो फॉल्स बनाने के बाद जो है अभी द मशीन हैज स्टॉप्ड ऑपरेटिंग, नाउ इट्स वैल्यू इज, यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दिया यहाँ पे अभी जो है 0 हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल एग्जांपल है, इसको भी अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे बस यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू लेना पड़ेगा। मैं लिखूंगा बूल ऑफ मशीन इज वर्किंग, और इसके अंदर इनिशियली जो है मैं ट्रू स्टोर करूंगा। फिर इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा मशीन इज वर्किंग, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस वेरिएबल को जो है प्रिंट कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे फिर से सी आउट न्यू लाइन मशीन स्टॉप वर्किंग, और यहाँ पे मुझे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो मशीन इज वर्किंग के अंदर अभी मैं जो है फॉल्स स्टोर कर दूंगा। इनिशियली ट्रू था, उसको मैंने फॉल्स से चेंज कर दिया है क्योंकि मशीन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। इसके बाद फिर से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो अभी इसको एक्सिक्यूट करेंगे हम। तो जब मशीन इज वर्किंग था तो वैल्यू था 1, और जब मशीन हैज स्टॉप्ड वर्किंग तो वैल्यू हो गया है 0। अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे आपको नाम बता रहा है, इसके साथ हम कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए आपको जो है फुटबॉल खेलने का मन है, बट बाहर जो है बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बारिश हो रही है तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, और अगर वही बारिश नहीं हो रही है तो आप बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो।
तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन आता है, इफ इट इज रेनिंग यू कांट गो आउट एंड प्ले, else if it is not raining you can go out and play। यहाँ पे ऐसा कंडीशन है ये, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे, if it is raining you can't go out and play, if it is not raining you can go out and play। ये कंडीशन है on the basis of which हमें डिसीजन लेना है। इसी तरह मान लीजिए और एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने जो है ये कंडीशन रखा है, अगर आपके जो है टेस्ट में आपके मार्क्स 70 से ज्यादा आते हैं तो आपको आइसक्रीम मिलेगा, अगर वही आपके मार्क्स जो है 70 से कम आते हैं तो आपको फिर से एक जो है मॉक टेस्ट देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ मार्क्स स्कोर्ड ग्रेटर देन 70 then you will get ice cream, else if marks scored less than 70 then give mock test, राइट। तो ऐसा जो है फिर से ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जैसे बोला मैंने, इफ स्टेटमेंट में बहुत वाइडली यूज कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा। तो इफ स्टेटमेंट के साथ हम जो है एक कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी इसके बॉडी के अंदर है उस चीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर ये कंडीशन वही फॉल्स होता है तो हम इफ के बॉडी को स्किप कर देते हैं। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ फिर से, ए में जो है मैं 20 स्टोर करूंगा और बी में जो है मैं 30 स्टोर करूंगा। ये दो वेरिएबल जो है मेरे तैयार हो गए और मेरा कंडीशन है इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा बी इज ग्रेटर देन ए। तो अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। कंपाइल एंड रन। तो अभी देख रहे हो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ है इसलिए मैं इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर आके ये लाइन प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a प्रिंट हो चुका है। अगर वही मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज करूँ, a इज ग्रेटर देन b करूँ, तो अभी जो है इफ a इज ग्रेटर देन b ये कंडीशन का फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। a इज ग्रेटर देन b लिख के देखता हूँ और अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। हमारा जो है रिजल्ट ब्लैंक है और ये रिजल्ट इसलिए ब्लैंक है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो मैं इस स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर नहीं आऊंगा और डायरेक्टली मैं इसके बाहर आ जाऊंगा, राइट। तो इसलिए जो भी इस स्टेटमेंट के अंदर है वो इग्नोर हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होता है। तो इसी केस में हमारे पास जो है एल्स स्टेटमेंट आता है। तो इफ एल्स, अगर इफ कंडीशन फेल हो जाता है तब हम क्या करें। तो अगर ये फेल हो जाता है तब हम एल्स लिखेंगे और एल्स के बॉडी के अंदर जो भी होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स काफी सिंपल है। यहाँ पे जो है ये फेल हो चुका है, राइट। तो इसके बाद मैं एल्स लिखूंगा और एल्स के अंदर फिर से मैं सी आउट करूंगा ए इज स्मॉलर देन बी, और अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो अभी हमारे पास रिजल्ट है a स्मॉलर देन b। तो अभी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझते हैं हम। तो सबसे पहले हमने कंडीशन चेक किया इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या 20 30 से बड़ा है? नहीं, वो एक्चुअली फॉल्स है, और क्योंकि ये फॉल्स है हमने जो है जो भी इसके बॉडी के अंदर है उसको इग्नोर मार दिया है और हम एल्स के बॉडी के अंदर आएंगे और एल्स में प्रेजेंट है a इज स्मॉलर देन b और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ये एक एग्जांपल है इफ एल्स का। तो इसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स रहता है। तो नेस्टेड इफ एल्स मतलब हम इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक इफ कंडीशन है और उसके अंदर मैं और एक इफ कंडीशन दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये जो इफ एल्स है ये इनर इफ एल्स है और ये जो इफ एल्स है ये आउटर इफ एल्स है। तो इसका ये क्लासिक एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर है A, B एंड C और मुझे इन तीनों नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के साथ चेक कर रहा हूँ इफ A इज ग्रेटर देन B। तो अगर ये ट्रू हुआ तो मैं इफ के बॉडी के अंदर आऊंगा और मैं फिर से चेक करूंगा इफ A इज ऑल्सो ग्रेटर देन C, राइट। तो यहाँ पे A जो है B से ऑलरेडी बड़ा हो गया है, मुझे बस चेक करना है क्या A C से भी बड़ा है। तो अगर A B और C से बड़ा है मैं बस डायरेक्टली जाके प्रिंट कर सकता हूँ A इज द लार्जेस्ट।
अगर वही a इज नॉट ग्रेटर देन b, मतलब a अगर b से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली a सबसे लार्जेस्ट तो है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे else लिखूंगा और else के बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं चेक करूंगा if b इज ग्रेटर देन c, क्योंकि अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब तो यही है कि b जो है a से बड़ा है, तो b a से बड़ा है। बस अगर मुझे ये चेक करना है कि b अगर c से भी बड़ा है तो b वुड बी द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे मैं चेक करूँ b इज ग्रेटर देन c, मैं बस प्रिंट मार दूंगा b इज लार्जेस्ट। एल्स अगर वही जो है b c से छोटा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि b जो है a से बड़ा है बट b c से छोटा है, इसका मतलब c जो है हमारा लार्जेस्ट हो गया है और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे c इज द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे हमारा a और b तैयार है। इसके बाद मैं और एक इंटीजर लेता हूँ इन c और इसमें मैं स्टोर करूंगा 50। तो हमारे 3 वेरिएबल तैयार हो गए। तो सबसे पहले जो है मुझे चेक करना पड़ेगा if a is greater than b, तो अगर ये ट्रू होता है मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा if a is greater than c, तो अगर ये भी ट्रू है मुझे बस प्रिंट लिखना पड़ेगा a is the greatest। तो अगर ये फॉल्स हुआ, मतलब अगर a जो है b से बड़ा नहीं है, तो मुझे else लिखना पड़ेगा और else के बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है मुझे चेक करना पड़ेगा if b is greater than c। तो अगर जो है b c से बड़ा हुआ तो मैं डायरेक्टली जाके प्रिंट कर सकता हूँ b is the greatest। और अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब b जो है a से बड़ा है बट b c से छोटा है, तो यहाँ पे मैं else लिखूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ c is the greatest। तो अभी इस पूरे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है c is the greatest। और ये रिजल्ट इसलिए मिलता है हमको क्योंकि ये वाला कंडीशन तो फेल हो गया है, इसलिए डायरेक्टली हम else पे आएंगे। else पे आने के बाद हम चेक करें b is greater than c, ये भी फॉल्स हो गया है, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये जो इनर else है इसमें आ जाएंगे और जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो हम प्रिंट करेंगे और इसके अंदर प्रेजेंट है c is the greatest। तो इस तरह से हम नेस्टेड if else के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है और एक एग्जाम्पल है if else का, मैं वो भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास a b और c प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा if a is greater than b, और मुझे इसको जो है ब्रैकेट्स में डालने पड़ेंगे। तो if a is greater than b and a is also greater than c, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर a b से बड़ा हुआ और अगर a जो है c से भी बड़ा हुआ तो मैं डायरेक्टली जाके प्रिंट कर सकता हूँ a is the greatest। else if लिखूंगा अभी मैं यहाँ पे else if b is greater than a, मुझे फिर से इसको जो है ब्रेसेस में डालने पड़ेंगे। if b is greater than a and यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा b is also greater than c, अगर b a से बड़ा है और अगर b जो है c से भी बड़ा है तो बस मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा b is the greatest एंड देन फाइनली मेरे पास बस else बचेगा और यहाँ पे मैं जाके प्रिंट कर दूंगा c is the greatest। और यहाँ पे मैं वैल्यूज को मॉडिफाई करता हूँ। a में इस बार मैं 100 स्टोर करूंगा और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, देखते हैं ये एरर किस लिए आया है। यहाँ पे ये तैयार है if else if, और यहाँ पे फाइनली ये है, हमें जो है इस चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हटा देंगे हम, राइट। तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको और हमें मिलता है a is the greatest बिकॉज 100 30 से भी बड़ा है और 100 जो है 50 से भी बड़ा है, तो इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं a is the greatest। तो अभी हम लोग स्विच स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट की तरह काम करता है और ये बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इफ एल्स है।
तो इफ एल्स में जो है हम एक कंडीशन या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करके थोड़े बहुत 2-3 कंडीशन चेक कर सकते हैं। बट अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस, मान लीजिए अगर मुझे 10 कंडीशन एक ही जो है बार में चेक करना हो, तो उस चीज में जो इफ एल्स के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे हमारे पास स्विच केस आता है। तो स्विच केस के साथ जो है हम मल्टीपल कंडीशंस एक ही बार में चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर प्रोग्राम में जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन का हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, डिवीजन का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यूजर के पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम एक स्विच केस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यूजर जो है हम जो है अभी इन ऑपरेशंस को एक नंबर से डिनोट करेंगे। मान लीजिए अगर यूजर प्लस पे क्लिक करेगा वो 1 होगा, यूजर अगर माइनस पे क्लिक करेगा वो 2 होगा। इसी तरह अगर यूजर जो है फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करेगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे ये सब जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को हम स्विच स्टेटमेंट के यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। और ये जो है सिंटेक्स है स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमने जो एक वेरिएबल ले लिया है ई, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर किया है 2, और यहाँ पे स्विच केस हमने स्टार्ट किया है। तो ये है सिंटेक्स स्विच का। तो हम लिखेंगे स्विच, और पेरेंथेसिस में हमें जिस भी वैल्यू को एवेल्युएट करना हो या फिर जिस भी कंडीशन को चेक करना हो वो हम पास कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है ई में 2 स्टोर किया है, और मैं ई को जो है स्विच स्टेटमेंट में पास कर रहा हूँ, और मुझे चेक करना है ई का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे केस 1, मतलब यहाँ पे अगर 1 ई में स्टोर्ड है तो मैं कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस करूंगा। अगर इसी तरह केस 2, मतलब अगर 2 जो है ई में स्टोर्ड है तो मैं कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस करूंगा, फिर ब्रेक। और अगर 1 या 2 दोनों प्रेजेंट नहीं है, डिफॉल्ट का मतलब ये है ऊपर जो भी मैंने केसेस दिए हैं, अगर उन केसेस में से कोई भी मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट मुझे क्या करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक केस के बाद मैंने ब्रेक दिया है। ब्रेक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर जहाँ पे मैच मिलता है तो मुझे ये स्विच केस से बाहर आ जाना है। और अगर ये मैं ब्रेक नहीं लिखूं तो जहाँ पे भी मुझे ट्रू मिलता है, जहाँ पे भी मैच हो जाता है, उसके बाद उसके सभी नीचे जो भी है अगर वो फॉल्स भी हो वो सब जो है एवेल्युएट हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक केस के बाद जो है ब्रेक देना जरूरी होता है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा इंट ए, और इसमें 2 स्टोर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली 3 स्टोर करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं जो है स्विच यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ ए। फिर अभी इसके बाद मुझे केस लिखना पड़ेगा 1। केस और मतलब अगर 1 जो है ए में स्टोर्ड है तो मैं प्रिंट आउट कर दूंगा 1 is stored in A। फिर इसके बाद मुझे बस ब्रेक लिखना है। फिर इसके बाद केस 2 सेट कर देता हूं मैं। और अगर 2 जो है ए में स्टोर्ड है तो आपको शायद से आपको पैटर्न समझ गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 is stored in A। फिर इसके बाद मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इसको। इसके बाद मेरा थर्ड केस हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 3, और अगर ये ट्रू होता है मुझे सी आउट यूज करना है, और यहाँ पे लिखना होगा 3 is stored in A। फिर इसके बाद मैं ब्रेक लिख दूंगा, और ये मेरे 3 जो है केस हो गए। इसके बाद मुझे डिफॉल्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट। अगर जो है पहले 3 केसेस में से कोई भी मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा none of the values match, और फिर फाइनली ब्रेक। यहाँ पे मुझे फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है। स्विच ए यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है, और अभी समझते हैं ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली बॉडी देना पड़ेगा स्विच का। तो यहाँ पे मैं इस पूरे केस स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको जो है स्विच के अंदर जो है पेस्ट कर दूंगा। अभी जाके एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारा रिजल्ट है 3 is stored in A। तो यहाँ पे पहले हमने केस 1 चेक किया, ये मैच नहीं हुआ, इसलिए हम केस 2 पे आ गए। ये चेक किया, ये भी मैच नहीं हुआ, फिर हम केस 3 पे आएंगे, ये मैच हुआ, इसलिए हमने जो है ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर प्रिंट करने के बाद इसने ब्रेक एनकाउंटर किया, इसलिए हम स्विच से जो है बाहर आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल था स्विच केस का। इसके बाद हम लूप्स के साथ काम करेंगे। तो लूप्स के साथ हमें अगर किसी चीज को रिपीट करना हो या फिर किसी चीज को लूप में डालना हो वो हम कर सकते हैं। तो इसके कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोस देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक बकेट है,
और इस बकेट में जो है हमें एक मग से पानी भरना है। तो इस चीज के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो एक मग में पानी भरेंगे और उस मग से जो है उस बकेट में हम पानी डालते रहेंगे जब तक वो बकेट जो है भर नहीं जाता, राइट। तो सबसे पहले हम एक मग में पानी लेंगे, उसको बकेट में डालेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा बकेट भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर बकेट नहीं भरा है फिर से मग में पानी लेंगे, उसको बकेट में डाल देंगे, फिर से चेक करेंगे बकेट भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर नहीं भरा फिर से मग में पानी लेंगे और उसको बकेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम जो इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा जो है बकेट पानी से भर नहीं जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन यह है, जब तक आपका बकेट पानी से भर नहीं जाता तब तक आप मग से उस बकेट में पानी डालते रहो। तो ये एक लूप है, यहाँ पे हम व्हाइल कंडीशन यूज कर रहे हैं। व्हाइल बकेट इज नॉट फुल, कीप ऑन फिलिंग द बकेट विथ मग ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो है दो तरह के लूप होते हैं जो हम काफी यूज कर सकते हैं। एक है for लूप, दूसरा है while लूप। और ये सिंटेक्स हो गया है हमारा for लूप का। सबसे पहले हम लिखेंगे for और यहीं पे जो है हमारा इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंटेशन हो जाता है। सबसे पहले जो है हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम i इज इक्वल टू 0 सेट कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे i इज लेस देन n, n कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए n का वैल्यू 5 है तो हम चेक कर रहे हैं if 0 इज लेस देन 5। अगर ये ट्रू है तो हम फॉर लूप के बॉडी के अंदर आ जाएंगे और हम जो भी प्रेजेंट है इसमें वो हम प्रिंट करेंगे। फिर हम यहाँ पे आके i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इनिशियली 0 था वो 1 हो गया है। तो अभी फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे if 1 इज लेस देन 5, राइट। ये फिर से ट्रू है। फिर से हम बॉडी के अंदर आएंगे, जो भी प्रेजेंट है उसको हम प्रिंट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो i का वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट हो जाएगा तब तक जो है ये वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है। तो अगर i का वैल्यू 5 हो गया है और हम चेक करेंगे if 5 इज लेस देन 5 जो कि फॉल्स है, इस स्टेट पे जो है हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अभी हम फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो भी यहाँ पे है मैं स्विच इसको हटा देता हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फॉर int i इज इक्वल टू 0 और आपको जो है ये सेपरेशन सेमीकोलन के साथ करना पड़ेगा। आप लिखोगे int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। ये हो गया है। इसके बाद मान लीजिए मुझे बस i का वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा c आउट ऑफ i और मुझे स्पेस देना है यहाँ पे हर एक वैल्यू के बाद। तो अभी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ यहाँ से। हमें मिल रहा है 0 1 2 3 4। तो इनिशियली i का वैल्यू 0 है और हम चेक कर रहे हैं if 0 इज लेस देन 5, ये ट्रू है। इसलिए फॉर लूप के अंदर आके हम i का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। फिर से हम जा रहे हैं i का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, i हो जाएगा 1 इज अगेन लेस देन 5। फिर से अंदर आएंगे, i को प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 इज लेस देन 5। फिर से हम 2 को प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे ये जो है 4 तक जाएगा और जब i का वैल्यू 5 हो जाएगा हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास while लूप है। तो while लूप में जो है हम जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को पहले इनिशियलाइज करते हैं और हम जो भी इंक्रीमेंटेशन है उसको while लूप के अंदर करते हैं। बस जो कंडीशन चेकिंग है वो कंडीशन चेकिंग यहाँ पे while लूप में होता है। और इसको आप ऐसे समझिए, while कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक जो भी while लूप के अंदर प्रेजेंट है वो चलता रहेगा और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम while लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैं i का वैल्यू लेता हूँ। मान लीजिए मैं i को जो है n का वैल्यू देता हूँ और अभी मुझे चेक करना है while i is लेस देन, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 25। while i is less than 25 मुझे बस i को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा c out of i और यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा। फिर मुझे इंक्रीमेंट भी यहीं पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो ये हमने कंडीशन दे दिया है और अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, राइट। तो हमने 10 से लेकर 24 तक सभी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से हम फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ काम कर सकते हैं।